क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम जैसा कि आप जानते ही हैं डॉक्टर एन के शर्मा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बेटे, अब तक हुआ क्या है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एक किताब खोली, उसका एक चैप्टर पढ़ा, फिर उस चैप्टर को ख़त्म किया, दूसरे चैप्टर पर पहुंच गए, दूसरा ख़त्म किया, तीसरा किया, और इस तरह से धीरे धीरे करके हमारा सिलेबस क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के बाद में हमें समझ नहीं आया कि हमने पढ़ा क्या और पढ़ा क्यों। ये बहुत ज़रूरी है, पढ़ा क्यों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं कि व्हेन द व्हाई इज क्लियर द हाउ इज इजी। जब आपको यह पता चल जाए कि आप ये पढ़ क्यों रहे हैं तो कैसे पढ़ना है, ये बहुत आसान काम है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो कुछ यूनिट्स बायोलॉजी में आपको ऐसी लगेंगी कि क्या ये नेचुरल स्टेप है टूवर्ड्स द मेडिकल कॉलेज। व्हाई आई एम रीडिंग ऑल दीज थिंग्स, ये मेरी प्रिपरेटरी कोर्स के बीच में ये इंक्लूडेड क्यों है, व्हेन आई एम नॉट रिक्वायरिंग एनीथिंग एल्स, इसको आगे मुझे जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि हम हर यूनिट के लिए आपको एक बार उसका व्हाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि हाउ क्या होना चाहिए, और फिर आपको बीच में यह भी पता लग जाए कि व्हाट क्या है इसका। तो व्हाई, हाउ एंड व्हाट, ये 3-4 क्वेश्चन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्रिटिकल क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई है। तो आज जो मैं यूनिट आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसे हम कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लास 11 सिलेबस की यूनिट 5 है। आप जानते हैं इसमें 7 चैप्टर्स दिए हुए हैं। नीडलेस टू रिमाइंड यू, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन, यू नो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, देयर इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो ये सब चीजें ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ गई। आइडियली मैं इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और साथ में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को भी रखता हूं। सो मेरे हिसाब से ये एक बड़ा जो है कैनवस हो गया किसका, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। अब हमें ये देखना है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए 2 तरह के कारण हो सकते हैं। एक तो कारण मैं आपको बताऊंगा जो शॉर्ट टर्म गेन है, कि शॉर्ट टर्म में मेरे को क्या फायदा होना ह्यूमन फिजियोलॉजी से, और दूसरा हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में मुझे क्या फायदा होना है मेरे कैरियर में, जिस कैरियर को मैंने चूज किया है उसके लिए इस यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक तो बात हो गई तात्कालिक, और एक हो गया दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, दूरगामी फायदा क्या हो सकता है। इन 2 तरीके से हम सोचेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप ये समझिए कि जब मैंने ये चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए तो आप बड़े ध्यान से अगर 10 साल का ट्रेंड उठा करके देखेंगे तो केवल जो यूनिट 5 है उससे 2019 का अगर मैं एग्जांपल लूं तो 14 क्वेश्चंस वर फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड इफ आई इंक्लूड व्हाट ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, दिस विल इजीली टच 20। नाउ 20 आउट ऑफ 90 ये तात्कालिक कारण है। आप ये समझिए कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी वो सिंगल यूनिट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में आते हैं, आपके नीट एग्जाम में आते हैं। इसलिए आपको इसको पढ़ना चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। यह स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे पता होना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू द नीट एग्जाम व्हाट इज द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट एंड हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर मैक्सिमाइजिंग माई मार्क्स इन द नीट इन मिनिमम ऑफ द टाइम पॉसिबल, सो दैट जब मैं बार बार कहता हूं कि आपकी बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, तब है जब आपके 300 नंबर आ रहे हैं और 45 मिनट से कम में आ रहे हैं। सो यू आर गेटिंग 300 प्लस इन less than 45 minutes, so you have adequate time in physics and chemistry, then we will say that your biology is strong, and this can be easily done. Believe me, it can be easily done. आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है पेपर पहले देखा हो, बहुत सारे बच्चों ने पेपर्स को हो सकता है एनालाइज किया हो, अब तक अपीयर ना हुए हो, तो आपको ये पता होगा कि by and large the paper is easy, but the selection is not. The selection is not. So this is a paradox, please understand. I am saying paper is easy but selection is not. बहुत सारे, ये एक बोर्ड का एग्जाम नहीं है जिसमें बहुत सारे बच्चों के सबके 90% आ सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ सीट्स क्या है, लिमिटेड है, एंड ओनली द बेस्ट विल बी सेलेक्टेड एंड यू विल हैव टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ दैट बेस्ट स्टूडेंट। और उसमें आपका जो मेंटल मेकअप है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो पेपर करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा जो स्मार्ट वर्क आप
आप कर रहे हैं वो आपके सक्सेस के बहुत बड़े कारण बनते हैं। अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एकेडमिक से कम एकेडमिक के बराबर इंपॉर्टेंट जरूर है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, तो अब हम वापस आते हैं इसके ऊपर, ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर। तो अब दूसरा एक क्वेश्चन यहां पर बड़ा, एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़े कैसे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ने का तरीका ये है कि देखिए, आप इसको रट नहीं सकते, इसको आप रट नहीं सकते। इतनी बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि ग्लैंड का नाम क्या है। अब आप इसे रटाई नहीं कह सकते, आपको ये चीज, बेसिक चीजें तो हर एक साइंस के अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी बेस्ड क्या होता है, को इंफॉर्मेशन होती है जो आपको याद रखनी पड़ती है। से फॉर एग्जांपल आई टेक अ सब्जेक्ट जो मेरे को सबसे प्रिय था, फिजिक्स। उसमें भी कुछ फॉर्मूले आपको क्या करने होते हैं, याद करने होते हैं। कुछ लॉज आपको क्या करने होते हैं, याद करने होते हैं। तो जब लोग कहते हैं कि ये रटने की साइंस नहीं है, वो रटने की साइंस है, तो कोई भी साइंस रटने की नहीं है। साइंस का मतलब ही ये है कि इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी। वो हर चीज को क्या कर देती है, आसान कर देती है, आपकी चीज समझ में आ जाए। साइंस का बेसिक मकसद है मिथ्स जो हैं उनको क्या करना, उनको खत्म करना, उनको किसी तरह से रिमूव करना, ताकि लोगों को एक्चुअल समझ में आए कि इसके पीछे वर्किंग कैसे हो रही है। ये मकसद है साइंस का। तो किसी भी साइंस को आप रट नहीं सकते, एंड सेम अप्लाइज टू बायोलॉजी एंड स्पेशली टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको जब कुछ कंसेप्ट्स मिलेंगे तो आप उन पे पढ़िए, पढ़ने के बाद में रिफ्लेक्ट कीजिए। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप पढ़िए और पढ़ने के बाद में कुछ देर में रुकिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि मैंने पढ़ा क्या है, उसको अपने अंदर आत्मसात होने दीजिए। गिव इट टाइम। इतना आसान नहीं है। और आप आराम आराम से बार बार ही रिकलेक्ट कीजिए कि मैंने क्या पढ़ा है, इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका ये भी मतलब हो सकता है क्या। इसे मैं सेल्फ क्वेश्चनिंग कह रहा हूं। आपने अपने आप से सेल्फ क्वेश्चनिंग की, तब जाके आपको वो कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। और उसके बाद में जितने वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको आप कन्फ्रंट कीजिए, तो वो जो पर्टिकुलर आपका कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, रीइंफोर्स हो जाएगा, और वो फिर आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ये तरीका है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसी यूनिट को पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ा कि सलाइवरी एमाइलेस, आपका बड़ा प्रिय टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि सलाइवरी एमाइलेस कुछ स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है और बाकी को पैंक्रियाटिक एमाइलेस करता है। तो यहां पर एक अच्छा बच्चा यह सोचेगा कि मैं एमाइलेस दो जगह से क्यों प्रोड्यूस कर रहा हूं, मुझे दो जगह से एमाइलेस प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है। फिर आपके सामने एक बात ये आई कि ओके, वो केवल 30% करता है, बचा हुआ 70% कौन करेगा, तो वो कौन करेगा, पैंक्रियाटिक एमाइलेस। इसकी एक नेचुरल कॉरोलरी और आगे है। इसी को अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके लिए स्टार्च डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है, आपके लिए वो स्टेपल फूड है, आपके लिए इसीलिए 100% स्टार्च को डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो 30% ही अपनी एनर्जी किससे लेंगे, स्टार्च से, जरूरी नहीं है कि उन्हें पैंक्रियाटिक एमाइलेस चाहिए। तो ये एक्सटेंशन होती चली गई। अब मैं जब इन दोनों एमाइलेस के बारे में इतनी बात कर चुका हूं, मुझे पता है कि एक किस पीएच पे काम कर रहा है, एक किस पीएच पे काम कर रहा है। अब अगर एमाइलेस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर उसमें गलती नहीं करूंगा। दिस इज हाउ यू विल हैव टू अप्रोच, दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। से फॉर एग्जाम्पल, देयर एक और एग्जाम्पल दे देता हूं। हम ये कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मस्ट कंजर्व वाटर। तो जब आप डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि ज़्यादातर लाइफ कहाँ रहती है, पानी में रहती है। और जब पानी से निकल के लाइफ आई लैंड पर, तो लाइफ को क्या बचाना है, पानी बचाना है। अब ये जो पानी बचाने वाली मैंने आपको बात करी, तो ये आपको पूरी फिजियोलॉजी में दिखाई देगा। बिल्कुल एपरेंट जो आपको दिखाई देगा वो ये है कि हम अमोनोटेलिक क्यों नहीं है, यूरियोटेलिक क्यों है, और कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिक क्यों है। क्यों हम एक वेस्ट प्रोडक्ट को दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर ना पहले वाला वेस्ट प्रोडक्ट रखना था ना दूसरे वाला, फिर क्यों मेहनत करके हम एक वेस्ट प्रोडक्ट को दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको यह समझ में आ गया कि इसकी वजह से हम क्या बचा रहे हैं, पानी बचा रहे हैं। अब आपको यह भी पता लग जाएगा कि आर्थ्रोपोड अगर लैंड पर इतने ज्यादा सक्सेसफुल हुए, मैं एनिमल डाइवर्सिटी को और ह्यूमन फिजियोलॉजी को यहां पर जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से कंसेप्ट वही है, ये वही लाइफ
लाइफ है, ये लाइफ उसी फिजिकल लॉ से चलती है जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, और कुछ बेसिक अंडरलाइंग गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा सिलेबस जो आपको 38 चैप्टर्स एक्चुअली दिखाई दे रहे हैं, जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो इतना बड़ा पहाड़ है नहीं। से फॉर एग्जांपल काइटिन का एक्सोस्केलेटन, मैं उसी एग्जांपल को आगे दे रहा हूं, तो काइटिनस जो एक्सोस्केलेटन है वो वाटर लॉस को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। इसलिए आर्थ्रोपोड बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, किसके ऊपर, लैंड के ऊपर हो सकते हैं। दिस इज अ कंसेप्ट, ये वो कंसेप्ट है। आपको ये पता है कि लिविंग स्टेट, जब आप सेल में जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, तो आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि लिविंग स्टेट इज अ स्टेडी इंटरनल स्टेट that is not in equilibrium with the environment, and living process is a constant effort not to fall in equilibrium with the environment। आप बायोमोलिक्यूल्स में जाकर के इसको पढ़िए, और इसके लिए there is required what is called as a constant input of energy, and energy comes from metabolism, and therefore living state and metabolism are synonymous। मैंने लाइंस पढ़ी हैं आपकी एनसीईआरटी की, तो इस चीज को जब मैं रिफ्लेक्ट करूंगा तो मुझे बहुत सारी बात समझ में आएगी। मुझे यह समझ में आ गया कि मेरे को एनिमल किंगडम में भी कुछ बात समझ में आ गई, यहां भी आ गई। मुझे एक्चुअली लिविंग वर्ड जो मैंने चैप्टर पढ़ा था उसकी एक बात समझ में आ गई कि क्यों आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की। क्यों बार बार आप होम्योस्टेसिस पर आ रहे हैं, क्यों नेगेटिव फीडबैक से आपके सिस्टम्स क्या हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं, क्यों आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप एनवायरनमेंट जैसे नहीं हो सकते। ये सारा काम कौन कर रहा है, पूरी फिजियोलॉजी मिलकर के काम क्या कर रही है। देखिए हम एक बहुत बहुत खूबसूरत कंसेप्ट यहां पर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल देयर इज अ टिश्यू, ये बहुत सारे सेल्स हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि एक ब्लड वेसल यहां पर आ रही है, इसे हम आर्टरी कहेंगे। एक ब्लड वेसल यहां से जा रही है, इसे हमने वेन कहा, और बीच में कैपिलरी नेटवर्क है। अब इसका मतलब यह हुआ कि सेल्स के चारों तरफ ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसे आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। सेल को जो भी चीज चाहिए वो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से चाहिए। तो मान लीजिए सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो यहां एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट होना चाहिए, ताकि सेल्स इस न्यूट्रिएंट को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से पिकअप कर सके। अब यहां पर यह पहुंचा कैसे, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने खाना खाया, आपने उसे डाइजेस्ट किया, और उसके बाद में आपने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करा करके कहां पहुंचाया आपने, ब्लड में, और उस ब्लड ने उसको कहां पर जमा कर दिया, इस सेल के आसपास जमा कर दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम का मिलकर काम यह है कि सेल के आसपास न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होनी चाहिए। आप इस एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख रहे हैं, इसे कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। जिसमें आप रह रहे हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जिसमें आपके सेल रह रहे हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट है। और होम्योस्टेसिस का मतलब यह कांस्टेंसी है। अब इस ग्लूकोज को मान लीजिए आपने यहां ग्लूकोज पहुंचा दिया, ग्लूकोज सेल ने उठाया, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर के उनका केवल काम यह है कि इस सेल के आसपास ऑक्सीजन की कमी ना हो, और अगर CO2 इकट्ठी हो रही है तो उसको रिमूव करने का काम है। तो आप यह समझ गए कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर के क्या काम कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होने दे रहे और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को इकट्ठे नहीं होने दे रहे। और यही काम फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाएगा। मान लीजिए आपने अमीनो एसिड्स को मेटाबोलाइज किया, यूरिया बनाया, यहां पर ज्यादा यूरिया इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ये यूरिया ये सर्कुलेटरी सिस्टम कहां पहुंचा देगा, किडनी में पहुंचा देगा, और किडनी उसको क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। फिर आपको बिहेवियरल एडेप्टेशन चाहिए, आप बहुत गर्मी में खड़े हैं तो आप कहां चले जाएंगे, ठंड में चले जाएंगे। ये जो खाना आपको चाहिए, इसके लिए आपको मूवमेंट चाहिए। इस मूवमेंट की वजह से एनिमल वर्ल्ड में क्या आती है, डाइवर्सिटी आती है। ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन की मैं बात कर रहा हूं। और इसके पूरे के पूरे इस प्रोसेस को कभी बढ़ाना है, कभी घटाना है जरूरत के हिसाब से, तो मुझे कोई ना कोई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम चाहिए। वो दो हैं मेरे पास, एक न्यूरल और एक एंडोक्राइन। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो सातों के सातों चैप्टर है केवल एक ही काम कर रहे हैं। वो काम केवल ये है कि इस सेल के आसपास जो एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें कांस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। एंड हेंस द डेफिनेशन कि होम्योस्टेसिस इज अ कांस्टेंसी ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट इन स्पाइट ऑफ एन एवर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो अब आपको समझ में आ गया कि मैंने कितना सिंप्लीफाई कर दिया। मान लीजिए लंग्स खराब हो जाए तो यहां ऑक्सीजन की कमी होगी, CO2 इकट्ठा होगा। मान लीजिए किडनी खराब हो जाए तो यहां पर क्या इकट्ठा होगा, यूरिया इकट्ठा होगा। और यह सारी बात मुझे समझ में आ गई। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब मैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसकी इंपॉर्टेंस एक और है आपकी लाइफ में।
देखिए बेटे, आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपने सबसे ज़्यादा क्या पढ़नी है? ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एनाटमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है और अंदर की बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। सो व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स। सो हमने क्या कहा कि बेसिकली हमने क्या कहा, नॉर्मल फिजियोलॉजी किसकी है? ऑर्गन सिस्टम्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी को आपने, नॉर्मल फंक्शनिंग को आपने क्या कहा? फिजियोलॉजी कहा। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी, जिसे मैंने कहा विच इज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। फिर जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इसी की एक्सटेंशन हो जाएगी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी विल बी एबनॉर्मैलिटी, एबनॉर्मैलिटी, डिजीज कंडीशन क्या है। तो पहले बेटे आपको क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल, तभी आप क्या अप्रिशिएट कर पाएंगे एबनॉर्मल क्या है। और जब आपको एबनॉर्मल पता चल जाएगा तो फिर आप थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे मेडिसिन कि इसका हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। सो इसका मतलब 12th में बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी, this is a very good groundwork for going into the first year MBBS, where you will be taught higher level of physiology, the normal functioning. You can understand the natural extension of this thing, and then you go to, say for example, second year, then onwards you study the abnormalities and then the treatment part. एक बात और बताता हूं मैं आपको, बड़ी सिंपल बात बताता हूं, एक बात और समझ लीजिएगा बड़े ध्यान से। All living organisms are made up of cell. तो सेल रेस्पिरेशन अगर आपके प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर दिया हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि ह्यूमन सेल में बेटे ग्लाइकोलिसिस नहीं होता। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि ये जो प्लांट है इसके अंदर भी जो रेस्पिरेशन में जो एटीपी बन रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, इसके अंदर भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके सेल के अंदर भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसीलिए आपको यह पता होना चाहिए कि आप ये प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फिजियोलॉजी इज कॉमन टू दी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ दीज। सो फिर आपको यह समझ में आया कि ओके, मैं प्लांट फिजियोलॉजी भी अगर पढ़ रहा हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री आपको बहुत सारी समझ में आएगी जब आप प्लांट फिजियोलॉजी को ढंग से पढ़ेंगे। जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाते हैं तो क्रेब्स साइकिल आपको पढ़ाई जाती है। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आप सोच रहे होंगे क्रेब्स साइकिल किसमें है जी? प्लांट फिजियोलॉजी में, बॉटनी का टॉपिक है। जितना हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री में दी गई है क्रेब्स साइकिल, जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की, मैं एक बड़ी स्टैंडर्ड बुक का नाम ले रहा हूं यहां पर, तो हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री में जो क्रेब्स साइकिल है वहां पर आपको एक एक रेगुलेशन पता करना होगा कि ये एटीपी प्रोडक्शन को कैसे रेगुलेट करते हैं, एलोस्टेरिक इनिबिशन क्या होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, ओबेसिटी का कारण क्या है, वेट लॉस कैसे हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें आपको इस चैप्टर से आएंगी। सो आपकी एनसीईआरटी कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर रिलेटेड टू ईच अदर बट टू वेरिंग डिग्री। They share the same or similar biological process. We have actually evolved from a common ancestor. और उस ancestor के process तो सारे के सारे organisms में है, चाहे फिर वो प्रोकैरियोट हो, चाहे फिर वो यूकैरियोट हो, चाहे फिर वो फंजाई हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो। तो अगर आपको मैंने कितना बढ़िया कोरिलेट कर दिया, मैंने आपको प्लांट फिजियोलॉजी में ये जो आप मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, इसमें आप जाके देखिएगा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो कितना अच्छा लगेगा आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई दिस यूनिट। सो आपको यह समझ में आ गया व्हाई। बीच में मैंने आपको बता दिया हाउ भी मैंने आपको बता दिया। हाउ कैसे? मैंने आपको कहा आप पढ़िए, आप से फॉर एग्जांपल किसी की क्लास कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, आपने वीडियो में एक कंसेप्ट देखा, उसको रोक दिया और अपने आप रिफ्लेक्ट कीजिए बैठ करके कि मैंने क्या किया। मेक नोट्स, इसके नोट्स बनाइए। जब आप लिखते हैं तो ये रीइंफोर्स होता है। रीइंफोर्स होने के बाद में फिर आपको ये याद आया, अच्छा फिर आप ये सोचिए कि क्या ये चीज किसी और यूनिट में भी लगती है कि नहीं लगती है। मैंने कुछ कंसेप्ट्स आप देख रहे हैं कितनी सारी यूनिट्स में बात कर दिया है। जैसे जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा था तो आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया आपने सेल में भी पढ़ा, आपने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा प्लांट फिजियोलॉजी में, और वही रेस्पिरेशन आपके में भी हो रहा है। और फिर आपने जेनेटिक्स में यह पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनहेरिटेंस है वो यूनिपेरेंटल है, वो मदर से आती है। तो जो भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज ह्यूमन बीइंग्स में होंगी वो आप किससे इनहेरिट कर रहे हैं? मदर से इनहेरिट कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर जेनेटिक्स भी जोड़ दी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और फिर मुझे यह पता चला कि किसी टाइम पर एक अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया था जो कि फ्री लिविंग प्रोकैरियोट था, और एंडोसिम्बायोसिस से वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आकर के रहने लग गया, एंड दैट एक्सप्लेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। तो मैं डाइवर्सिटी को भी इसमें ले आया। सो आपको समझ में आ रहा है मैं हर चीज को क्या कर रहा हूं? कोरिलेट कर रहा हूं।
आप ये समझिए, जब आप इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो आप सब्जेक्ट को समझ नहीं पाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा, और रटना पड़ेगा तो फिर वो सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है किसी भी चीज का। क्योंकि आप दावत दे रहे हैं एग्जाम के दिन, जिस दिन आपके ऊपर प्रेशर आया कि आपके दिमाग में पैनिक नाम का मॉन्स्टर खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर दो भी फैक्ट्स इधर उधर हो गए तो आपका वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस को क्या कर सकता है, हिला सकता है। तो मैंने आपको क्या बता दिया इसमें, हाउ भी बता दिया, वाई भी बता दिया, व्हाट आपको पता ही है कि मैंने आपको सारे के सारे सिस्टम्स बताए, और मैंने ये भी देख लिया कि क्यों मेरी जिंदगी में इस पर्टिकुलर चीज की महत्व है। एक चीज और समझिए बेटे, अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को एंजॉय कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपने बहुत बढ़िया कैरियर चूज किया है। और आप ये समझ लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर जो आपका अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर आपको मजा आ रहा है तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा किसके अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर लगेगा। और ये जो नीट प्रेप का प्लेटफॉर्म है, इन्होंने कितना बढ़िया काम आपको करके दिया हुआ है। इन्होंने दो बेस्ट टीचर्स हैं जो पूरे इंडिया के, वो एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनसे कहा है कि जो आपके बेस्ट टॉपिक्स हैं, तो पहले तो ये समझिए कि बेस्ट टीचर्स एक प्लेटफॉर्म पे, फिर उनके क्या कहा कि जो आप पढ़ाना चाहते हैं, जो आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो हमारे बच्चे के लिए क्या कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस टीचर का जो टॉपिक है, वो जो उसने पढ़ाया है, वो आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है। आपको रात में 2 बजे पढ़ने में अच्छा लगता है, आप खोल लीजिए उसको। आपको सुबह 6 बजे अच्छा लगता है, आपको दोपहर में 3 बजे अच्छा लगता है, आप उसे पढ़िए। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है, पढ़िए, बीच बीच में वीडियो को रोकिए और उसके क्या बनाइए, नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी पढ़िए। आप ये देखिए कि ये जो वीडियो आपको पढ़ाया गया उसके बाद आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझ में आई है कि नहीं आई है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं जब आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो कॉर्टिसोल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इट कॉजेज ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसमें हम ये भी कहेंगे कि प्रोटीन टूटता है, अमीनो एसिड्स ग्लूकोजेनिक हैं, और फिर वो क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं। और किसी भी कीमत पर ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 मिलीग्राम % से क्या नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। तो मैं काफी बड़ा कंसेप्ट बिल्ड करूंगा। मकसद मेरा यह है कि एनसीईआरटी जो एक ही लाइन में लिख देती है कि कॉर्टिसोल कॉजेज ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो केवल एक छोटी सी बात, इसको हम याद रखने का तरीका क्या है कि हमने इसके आसपास की चीजें पढ़ ली ताकि मुझे एनसीईआरटी की वो लाइन याद रहे। तो आपने वीडियो पढ़ा, आपने नोट्स बनाए, आपने अपने आप रिफ्लेक्ट किया, आपने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी, और जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो क्वेश्चंस अवेलेबल है, मेनी क्वेश्चंस आर अवेलेबल। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आपको से फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में एक और चीज है, मास्टर क्लास भी मिल जाएगी। तो अब हमने ये कहा कि आप हर तरीके से क्या कर सकते हैं बेटे, प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है। प्लीज यूटिलाइज दिस प्रोग्राम। मेरा अपना मानना यह है कि टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर इन एजुकेशन एज वेल। सो इतना बढ़िया एफर्ट आपके सामने, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट द टीम ऑफ नीट प्रेप फॉर दिस एफर्ट, एंड इट इज अमेजिंग टू टॉक टू यू पीपल ऑल ओवर द कंट्री। कैन यू इमेजिन, आई एम टॉकिंग, आई डू नॉट नो टू विच पार्ट ऑफ द कंट्री। और किसी को अगर मेरे इस एफर्ट से जरा सा भी फायदा हो रहा है तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं।